नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लग गया। उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिली है और अब तो अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई का सामना कर चुके हैं, 56 सवालों के जवाब दे चुके हैं। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुलाकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने स्तरहीन राजनीति का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, दरअसल उसके मायने क्या हैं? अरविंद केजरीवाल क्या सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी से डरे हुए हैं और क्या वो अपने ही खेल में फंसते चले जा रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय आलोक जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी नमस्कार। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया है? क्या सीबीआई ने जो 56 सवाल पूछे उनका बोझ कुछ इतना ज्यादा हो गया है कि बौरा गए हैं? बौराना इसको नहीं कहेंगे, ये पर्टिकुलर फोबिक नौटंकी है। जो इन एंटिसिपेशन अरेस्ट दिख रहा है उसकी नौटंकी है। और स्टेज बड़ा अच्छा चुना है दिल्ली विधानसभा, क्योंकि वहाँ पे कानून इन पे एक्ट नहीं करेगा, मानहानि का मुकदमा नहीं लगेगा। और एक दिन का विशेष सत्र बुला के वो मनोहर कहानियां की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही है। विधायकों को भी मन लग रहा है, वेतन के साथ मनोहर कहानियां सुनना किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसको कहते हैं डेमोक्रेसी का सिंपल मजाक बनाना। कानून का मंदिर जहाँ कानून बनते हैं, विधानसभा चलती है, उसको किस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है ये देश की जनता देख रही है। ये सब इसलिए हो रहा है ना, ये आजकल देश में बहुत लोग पीएम बनना चाह रहे हैं, संख्या बहुत है। केजरीवाल हो गए, ममता हो गई, नीतीश हो गए, उधर चंद्रशेखर राव हो गए, राहुल गांधी तो है ही हमारे। ये सब पीएम नहीं है। ये सब पीएम के आगे एक और शब्द होता है पलटी मार। केजरीवाल जी का एक वीडियो दिखाइएगा। अभी वो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि प्रतिभा बहुत जरूरी होती है, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, डिग्री का होना जरूरी नहीं है, और आज डिग्री भी मांगने लेते हैं। तो ये सब पलटी मार है। तो ये फेमस डायलॉग है इनके। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में कितना अच्छा जगह मिल जाती है। ये सुनिए जरा, सुनाइए। पढ़ने की जरूरत है, प्रतिभा डिग्री की मोहताज नहीं होती। कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन बड़ा प्रतिभाशाली हो सकता है। ऐसे दुनिया ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम करके दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा। तब आज डिग्री के लिए इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया का समय खराब करना, आप जैसे लोगों का टाइम वेस्ट करना, उस पर विश्लेषण लिखवाना, ये कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इनको लगता है कि आज के इस डिजिटल युग में ये नैरेटिव बन जाएगा। आप पे करप्शन के इल्जाम है साहब, सीधा इल्जाम है शराब घोटाले का। आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक भी विभाग ये सोच के नहीं लिया कि कोई मेरे पर आंच नहीं आएगी। लेकिन आप ये भूल गए कि वही संविधान कहता है कि सारे विभागों की डायरेक्ट जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है। आज उनको डर लग रहा है कि कहीं सिसोदिया या सत्येंद्र जैन टूट गए या कुछ ऐसा मिल गया तो नपेंगे हम ही। जिस पार्टी का नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 1 भी अंदर चला जाए तो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये सोच सोच के उनके विधायकों को कपकपी छूट रही है। तो आने वाले दिन में देखिए बहुत सारे चीज बदलेंगे। और फिर आप ये देखिए ना डॉक्टर साहब कि आज तो एक और बड़ा झटका लग गया है। सिसोदिया की जमानत पर जो सुनवाई होनी थी अब वो 26 अप्रैल तक टल गई है। लेकिन सिसोदिया के वकील बार बार कोर्ट में कह रहे हैं कि सिसोदिया अकेले आरोपी नहीं है, इसमें और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ा लोग कौन होगा? सीधे सीधे इशारा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ ही है। और ईडी तो बड़ी जल्दी अपनी चार्जशीट भी लेकर आने वाली है, उसमें बहुत कुछ खुलासा होगा। तो हो सकता है वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल को साफ दिखने लगा है, इसीलिए ये नौटंकी हो रही है। मैंने ये 20 दिन पहले कहा था, जब सबसे पहली बार दिल्ली विधानसभा में ये नौटंकी हुई थी, जब उन्होंने कहानी सुनाई थी प्रधानमंत्री की डिग्री की। उसी दिन मैंने कहा था कि इस आदमी को आभास हो गया है कि अगली गाज मेरे पे गिरने वाली है। नहीं तो आप याद कीजिए 2020 के बाद से वो प्रधानमंत्री पे कुछ भी बोलने से बचते थे, कभी अटैक नहीं करते थे प्रधानमंत्री को। वो भाजपा के बाएं बाएं लीडर्स को, बीजेपी को अटैक करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी से वो कभी डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट करते थे। ये उसी दिन से शुरू हुआ है, पिछले 12 दिन से, क्योंकि 12 दिन में इनको विश्वास हो चुका है कि अगली सीढ़ी अब सीधे विधानसभा से निकल के जेल ही होनी है और सबूत मिलेंगे। आप देखिए पंजाब में भी यही काम किया। पंजाब में भी इन्होंने एक नीति बनाई थी, माइनिंग की नीति,
उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये पागल हो गए हैं ये लोग। पैसे सबक कमाने की ऐसी सनक चढ़ी है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव लड़ना है, हर स्टेट में चुनाव लड़ना है, तो पैसा चाहिए। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है और हर चीज से पलटी मारा है। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ गया, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना ली, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। आज दिल्ली में सबसे बड़ा मोस्ट लैविश बंगला किसी का है तो अरविंद केजरीवाल का है, जहाँ पे सरकारी एक्सचेकर से 28 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं बंगले के रख रखाव के लिए। ये भी अपने में इतिहास है। तो तमाम बातें हैं जो इन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, इन्होंने की, बच्चों की कसम खा खा के की। तो इसलिए मैंने कहा ये लोग पीएम नहीं है, लेकिन ये लोग पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे। दैट इज पलटी मार। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अभियान से, आंदोलन से ये लोग बाहर निकले और तब तुर्रा ये था कि हम तो राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। और आप विडंबना देखिए, 10 साल के अंदर अंदर इस पार्टी के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए और आज ये उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ गलबैयां हो रही, जिनको पिछले 8-10 साल पहले गालियां निकालते थे, जिनके घर के बाहर पोस्टर लगाते थे। नहीं, देखिए अब इसको थोड़ा होलिस्टिक एंगल से भी देखना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी ने सख्ती बहुत ज्यादा कर दी भाई, ये तो मैं कहूंगा। इतनी सख्ती भी ठीक नहीं है, इस देश को आदत नहीं थी इस सिस्टम को 75 साल से कि अचानक आप इतनी सख्ती करने लगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब पिछले साल उन्होंने लाल किले से घोषणा कर दी कि मैं सब चोर को जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ, एक टर्म और दो, सबको जेल के अंदर कर दूंगा। अभी 24 का चुनाव है, पता चला 23 में अभी फिर लाल किले पे बोलेंगे 15 अगस्त को कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर जेल के अंदर हो चुके हैं। यही डर सता रहा है। तो ये अब इसका, मोदी जी को इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए थी। 75 साल से चोरी का आदत लगा हुआ है सबको, कांग्रेस इतनी अच्छे से लगाई हुई है, बाकी सब सारे परिवार वाले इतने फल फूल रहे हैं। अब ये झूठ मूठ का नरेंद्र मोदी जी, ना परिवार है, ना आगा है, ना पीछा है, देश को आया ऐसा टाइट कर दिया, तो दर्द तो होगा ना। मोदी जी को थोड़ा सा उदारता बरतनी चाहिए इन पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मोदी जी हैं बहुत कठोर। लेकिन डॉक्टर साहब, उदारता जिसकी आप बात करें, उदारता ही तो चलती आ रही थी कि मेरी सरकार होगी तो मैं तुमको अंदर नहीं करवाऊंगा, तुम्हारी सरकार होगी तो तुम मेरा ख्याल रख लेना। यही उदारता तो 75 सालों में देश को कहां से कहां तक ले आई कि अब पीएम को इतनी स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, ये वो वाले हालात पैदा हो चुके हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से हर विभाग में, हर स्तर पर घुसा हुआ है, उसको निकालना आसान काम भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं ना, वो बाघ की सवारी है, ये वो जानते हैं बहुत अच्छे से। अब सवारी कर चुके, अब अगर उतरे उस सवारी से तो बाघ उनको मार देगा। तो अब एक ही तरीका है कि बाघ पे निरंतर सवारी करते रहें, क्योंकि उतरेंगे तो बाघ मार देगा, इसलिए उतरने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रधानमंत्री जानते थे कि ये सब काम करेंगे, चाहे वो नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी के खिलाफ काम हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ काम हो, यहाँ पे लैंड मॉल घोटाला में सीबीआई ईडी, कविता राव के खिलाफ हो शराब घोटाला, दिल्ली में हो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ममता के खिलाफ हो। तो ये सब कुछ तमाम लोगों को, ये लोग तो मिले ही हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ये बंच ऑफ ठग्स जो हैं और ठग्स ऑफ इंडिया, ये सारे मिले हुए हैं। और ये जहां परिवारवाद होगा वहां पे भ्रष्टाचार होना ही होना है, वहां पैसा होना ही है। समाजवादी पार्टी, आप सोचिए, समाजवाद हम लोगों ने इतना नाम सुना, लोहिया, कर्पूरी, समाजवाद, जनेश्वर मिश्रा। समाजवादी लोग मर्सिडीज और लंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार लखनऊ में चलाते हैं साहब, कहां से आया? तेजस्वी यादव अपने रिटर्न में फाइल करते हैं कि उनके पास चल अचल संपत्ति 24 करोड़ की है। कैसे आ गया? ना क्रिकेट खेला, ना नौकरी की, ना कोई व्यवसाय किया, 24 करोड़ कैसे आ जाते हैं? भगवान देता है ऊपर से, मुझे तो नहीं दिया आज तक। डॉक्टरी करके थक गया मैं, इतना कर लिया, तभी 24 करोड़ नहीं देखे मैंने। इन लोगों के पास आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था जब देश में चल रही है, उस व्यवस्था को आप परिवर्तित करेंगे तो स्वाभाविक है गुस्सा तो होगा ही। अब मोदी जी ने इतनी जल्दी सबके साथ करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा उदार बनना चाहिए। देश को आदत नहीं थी, तो देश की पॉलिटिकल सिस्टम की आदत बदलने के लिए मोदी जी आमादा हो गए। अब देखते हैं कि देश की पॉलिटिकल सिस्टम की आदत मोदी जी बदलते हैं या मोदी जी रुकते हैं। रुकेंगे तो मोदी जी खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब जब शुरू कर दिया तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे अभी आपने एक डिग्री की बात याद दिलाई, तो पीएम मोदी से तो डिग्री मांगते हैं अरविंद केजरीवाल, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री जारी की है उस पर भी सवाल उठाते हैं। और अब तो वो इसके चलते फंस भी गए हैं। जो ये भाषण उन्होंने, मनोहर कहानियां आपकी भाषा में जो उन्होंने विधानसभा में सुनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था ना कि राजा ने फर्जी डिग्री ले ली और फिर जब किसी ने आरटीआई से पूछा तो 25,000 का जुर्माना लगा दिया। तो अब कम से कम वो बयान तो उनके गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस पर भी संज्ञान लिया और कोर्ट तक मामला पहुंचाया फिर से।
कोर्ट तक पहुंचाया है, लेकिन विधानसभा में इम्यूनिटी रहती है ना, विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं तो स्पीकर का परव्यू है, इसलिए तो उन्होंने वो जगह चुना है। और ये बहुत बड़े चमेलियन हैं, आपको मैं बताता हूँ, इनको कोर्ट वोट पे कभी किसी चीज पे भरोसा नहीं रहा। सत्येंद्र जैन के मामले में क्या बोलते थे, वो जी वो जज बदल देते हैं इसलिए बेल पेंडिंग हो गई, वो जज बदल देते हैं इसलिए बेल पेंडिंग हो गई। अब सिसोदिया की को बेल नहीं मिल रही है तो उन पे दबाव है, जज पे दबाव है, जज पे दबाव है। माफी मांगने में भी सुपर एक्सपर्ट है। याद रखिए, माफी मांगने में 1 मिनट में माफी मांगते हैं, चाहे वो अरुण जेटली जी हो, नितिन गडकरी हो और कपिल सिब्बल हो, 1 मिनट नहीं लगता है माफी मांगने में। तो ये लोग ट्रू कॉपी, ट्रू सेंस में आज के डेट में इंडियन पॉलिटिशियन हैं। इन लोग पे एक रिसर्च थीसिस फाइल बननी चाहिए कि कैसे कैसे पलटी मार राजनीति कैसे की जाती है, सिद्धांत का क्या मतलब होता है। ये सब जो पुराने बात होती थी ना, सिद्धांत हमारे वसूल, हमारी बुनियाद, कुछ नहीं है। चाशनी चबा दी, दिल्ली की जनता को चाशनी चटा दी थोड़ी सी फ्री की, 200-300 यूनिट देके सत्ता में आ गए। दिल्ली की जनता भी सोची कि चलो 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, अब देखते जाए बाहर आगे क्या क्या होता है। क्योंकि ऐसी पार्टी जो रॉकेट की तरह टेक ऑफ करती हैं वो कभी लैंड नहीं कर पाती हैं, वो क्रैश ही करना है। हाँ, क्योंकि अगर बाकी पार्टियों में भ्रष्टाचार के मामले देखें तो उन पार्टियों का इतिहास 40, 45, 50 साल पुराना है, लेकिन ये पार्टी तो 2 अक्टूबर 2012 को बनी है। भाई तो रॉकेट है ना, 10 साल हुए। रॉकेट की वाली पार्टी है, पार्टी बनते ही पहली बार सरकार में आ गई कांग्रेस के समर्थन से, रॉकेट ही हुआ ना। ये जो पार्टी 40-50 साल 70 साल में कर रही है, वो इस पार्टी ने 10 साल में कर दिया, रॉकेट है। लेकिन इसीलिए वापस लैंड नहीं करेगी। आपको याद होगा, रॉकेट जब भी जाता है तो वो हमेशा गिरता ही है समुद्र में, लैंडिंग नहीं हो पाती है रॉकेट की, तो इनका गिरना तय है। लेकिन ताजुब इस बात का होता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात ये लोग करते थे, और शायद आज की तारीख में तो मुझे लगता है केजरीवाल को याद भी नहीं होगा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लंबी लंबी फेंकते थे, क्योंकि आज तो उसी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हीं पार्टियों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिन पर वो आरोप लगाते थे। आपको याद होगा 2010-11 में जो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हर दूसरे दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और किसी भी अधिकारी पर, मंत्री पर आरोप लगाते थे और ये उम्मीद करते थे कि वो आरोप लगाने के साथ ही इस्तीफा दे दे, तुरंत कार्रवाई हो जाए। लेकिन अपना हाल देखिए क्या हो रखा है। 9 महीने तक अंदर रहा सत्येंद्र जैन, उसके बाद भी अब जाकर उसका इस्तीफा लिया गया था। देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मंत्री 10 महीने तक जेल में रहा और उसे इस्तीफा नहीं लिया गया। ये अपने में अभूतपूर्व कार्रवाई है। आपको याद होगा 11-12 में ये एक बैग लेके चलते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ देखो इसी में सबूत है, अभी खोलूंगा, अभी खोलूंगा। लालू प्रसाद यादव देश के 1 नंबर के चोर हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। और आज की डेट में वो सब तमाम बातें भूल गए। अब गंगा नहा लिए, वो सब हड़बड़ी थी गंगा में घुसने की। एक बार जब गंगा में घुस गए, जब गंगा में नहा लिए, तब क्या दिक्कत है? सब तो सब बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सुपरलेटिव डिग्री के चोर है। ये चोर है, कुछ कोई लोग होता है ना कि 100 रुपये लिया, 50 रुपये लिया चोरी। तो एक बार मुझसे एक आदमी ने कहा कि देखो मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर वाला चोर हूँ, छोटी मोटी चोरी नहीं करता हूँ। इन्होंने सीधे शुरुआत की 100 करोड़ से। लोग शुरू करता है 2-4 लाख, 10,000, 50,000, 1 लाख। इन्होंने पहले ही चोरी की शुरुआत की होगी 100 करोड़ से। तो अब देखते जाइए, तो बहुत सारे निकलने वाले हैं। अभी शिक्षा घोटाला निकलने वाला है, अभी डिस्कॉम के साथ क्या हुआ उस पर इंक्वायरी चल रही है। बिजली में कैसे इन्होंने दिल्ली के रेवेन्यू को चौपट किया है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। पैसे निकलते जाएंगे। अब पैसे की तो जरूरत है भाई, हर जगह चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है, कर्नाटक में भी चुनाव लड़ ही रहे हैं, देश में लड़ेंगे ही मोदी जी को हराने के लिए 540 सीटों पर। पैसा कहाँ से आएगा? और फिर ये देखिए ना कि आए दिन एलजी के साथ कैसे इनका 36 का आंकड़ा रहता है। अभी एलजी ने कहा था कि वो जो सब्सिडी ये लोग देते हैं बिजली कंपनियों को, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे डिस्कॉम वाला, उनको वो जो करीब 14,000 करोड़ का पैसा है, उसका कम से कम उन्होंने कहा था ऑडिट करवाया जाए कि पैसा सही जगह पे जा रहा है या नहीं। उस पर कितना बवाल हो गया, कितने ये लोग बौखला गए हैं। और अब तो एलजी उसका कारण है मैडम, उसका कारण है कि ये सब्सिडी जाती है डायरेक्ट अकाउंट होल्डर्स के खाते में। आरोप ये है, और जिसमें पुष्टि भी हो रही है, कि 70% ये अकाउंट फर्जी खुले हुए हैं जिसमें पैसे जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जब वेरिफिकेशन करवाया गया तो उसमें 25-30 लोगों का नाम, किसी का केरला का नाम निकल के आ रहा है, किसी का कर्नाटक का नाम निकल के आ रहा है। और बिजली सब्सिडी दी जा रही है उसको दिल्ली में। तो ये सब घोटाले एक एक करके निकलेंगे, सब रेडार पे आ गए हैं ये लोग। लेकिन फिर ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये पूरा का क्या ये ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, भ्रष्टाचार के मामले कब किसके खिलाफ खड़े हो जाए, इसका डर है कि ये सारे के सारे
सिर जोड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा था कि कम से कम किसी एक मुद्दे पर विपक्ष इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन ईडी के डर से सब इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, मैं बताऊं, विपक्ष बार बार कहता है कि ईडी के केसेस विपक्ष पे सबसे ज्यादा हुए। 2014 से लेके अभी तक 23 में ईडी ने 5100 कुछ मुकदमे किए। इन 5100 मुकदमों में सिर्फ 15% राजनीतिज्ञों पे हैं। बाकी 85% मुकदमे ऑफिसर्स पे, इंडस्ट्रियल हाउसेस पे और अलग अलग लोगों पे, अलग अलग संस्थाओं पे हैं। लेकिन राजनीतिज्ञों पे सिर्फ 15% मुकदमे हुए। इस 15% में 95% मुकदमे वो हैं जो 2014 से पहले से चल रहे हैं, सिर्फ उसमें स्पीडी ट्रायल की गई है। ईडी की सबसे बड़ी फेलियर अभी तक रही है कि इनका स्पीडी ट्रायल बहुत कम रहा है। ईडी या सीबीआई की कन्विक्शन रेट बहुत कम हुई है। अभी तक मात्र 25 केसों में कन्विक्शन हुआ है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने अफसरों को फ्री हैंड दे दिया है कि आप अपना काम कीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। तो स्पीडी ट्रायल बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि ईडी या सीबीआई अपनी कन्विक्शन रेट और अपनी ट्रायल रेट दोनों में गति और लाएगी। जब गति आएगी तो ये चिंतित होंगे, क्योंकि ईडी के पास अरेस्ट करने की पावर है, सीबीआई के पास अरेस्ट करने की पावर है। वो आपको इंटरोगेट करेंगे और आपके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होगा तो वो आपको उसी दिन अरेस्ट कर लेंगे। जैसे कल परसों जब अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को गए थे सीबीआई से पूछताछ करने के लिए, शाम में 5 बजे से आम आदमी पार्टी वाले ने शुरू कर दिया था बोलना, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे ही 8 घंटे हुए थे और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जब मिलेगा, सीबीआई और ईडी को पावर है आपको अरेस्ट करने का, और वो अरेस्टिंग उनको कोर्ट में जस्टिफाई करनी होती है कि किस आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कोर्ट फिर आपकी धज्जियां उड़ा देगा। तो इसलिए जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हो रहा है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप बिलीव कीजिएगा मात्र 8 केसेस हुए हैं राजनीतिक पे, मात्र। बाकी ये सब पुराने केसेस हैं जो यूपीए के काल के हैं। बस अब इनका स्पीडी ट्रायल और कन्विक्शन रेट को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। बौखलाहट यहीं पर है कि भाई फाइल दबा के बैठे हुए थे हम लोग इतने दिन से, आप क्यों खोल रहे हो, आपको क्या जल्दी है। लेकिन देश को हर चीज में गति पकड़नी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गति पकड़ना हो, चाहे भ्रष्टाचारियों पे एक्ट करने में गति पकड़ना हो, चाहे हॉस्पिटल में गति पकड़ना हो, चाहे वैक्सीनेशन में गति पकड़ना हो। इस सरकार का एक मोटो है, एक्ट फास्ट। तो हर चीज में फास्ट एक्टिंग हो रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से अगर हम थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ चले, अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से आप देखिए किस तरह से उसे महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। वहां से तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि देखिए कैसे कितना खामखा उसको मार दिया गया, ये तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो गया है। वो तेजस्वी यादव जो शायद अपने पिता के जमाने को याद नहीं कर पा रहे हैं, शहाबुद्दीन का शायद वो भूल गए हैं कि उसका कैसे जमाने में और लालू प्रतिरक्षण देते थे। सोचिए ये सब लोग कैसा उठा रहे हैं आज की तारीख मारे जाने पर। अंजू जी, ये कंपटीशन है, मुसलमानों को अपने में लुभाने की कंपटीशन है। ये जैसे ही असद का एनकाउंटर हुआ उसके आधे घंटे के बाद असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने बड़े जोर से कहा कि मुसलमान को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हमारी कौम को टारगेट किया जा रहा है। ये उन्होंने बोला ही था, उसके 20 मिनट के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया कि बीजेपी भाईचारा बिगाड़ रही है। क्योंकि दोनों को डर लगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के बारे में बोल दिया पहले, तो कहीं मुसलमान उधर नहीं भाग जाए, इसलिए जल्दी से बीजेपी पे एक और मुस्लिम वाला तुष्टिकरण। तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण से हो रहा है। यहाँ तेजस्वी ने उसको अतीक को अतीक जी कह दिया, तो कौन सी बड़ी बात है ये। यहाँ पे तो लोग ओसामा जी कहने वाले बैठे हुए थे, अतीक जी तो बहुत छोटे ही थे ना। किसी को बाटला हाउस एनकाउंटर पे कोई रोने लगता है यहाँ पे। तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट है, ये लोग करने से बाज नहीं आएंगे, ये करते ही रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि नो डाउट अतीक अहमद की हत्या एक पुलिस की लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी पुलिस का मैं रोल इसलिए नहीं मानता हूँ अतीक को मरवाने में, क्योंकि यूपी पुलिस को अगर अतीक को मारना होता तो गाड़ी पलट जाती। 2 बार गाड़ी आई है, गाड़ी पलट सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं से सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। लेकिन तभी मैं ये कहूँगा कि कोई किलिंग्स ऐसी होती हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता है। अतीक की किलिंग ने एक ऐसा मैसेज दिया है पूरे यूपी में कि पूरे यूपी और बिहार तक के हर अपराधी थर्रा गए हैं। एक फियर का मैसेज अपराधियों में गया है। उनकी रीढ़ की हड्डियां कपकपा गई हैं कि हम जेल में रह के भी सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर हम अपराध करेंगे तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि कोई किलिंग भले पुलिस पे सवाल उठाए, लेकिन कोई किलिंग लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिना कुछ किए हुए सुधार देती है। इसलिए मैं कहूँगा कि यूपी की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आया है इस किलिंग के बाद से। अब देखिए ना, सब लोगों को लग रहा था कि इस घटना के बाद से कहीं योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा है
कि यूपी में सब कुछ बदल रहा है, माफिया पर नकेल कसी जा रही है, अब तो वहां पे बिजनेस भी आ रहा है और ये सब कुछ रुकेगा नहीं। तो जिन लोगों को लग रहा था कि इन दोनों भाइयों की हत्या के बाद से हो सकता है यूपी में योगी आदित्यनाथ, जो उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद से शायद वो पीछे हट जाए, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार है और ये और ज्यादा खौफनाक है बाकी बचे हुए ऐसे माफिया के लिए। कल मुख्तार अंसारी को जेल में पूछा गया, मेडिकल जांच में जाना है, बेकायदा वीडियो वायरल हो रहा है उसका। वो अनदर डॉन है ना, वो कहा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है, जबकि वो डायबिटिक है, कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे नहीं जाना है अस्पताल। ये होता है मैसेज। योगी जी भी, मैं फिर कहूंगा कि ये भी मतलब एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। विपक्ष योगी और मोदी के बारे में यही कहते हैं, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। इनको भी ना कोई आगे ना पीछे, बन गए योगी और ऊपर से मुख्यमंत्री। ना पैसा लेना है, ना कोई घूस कमानी है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना है, हर चीज का धुन चढ़ा हुआ है। तो ये भी लग गए उसी रास्ते पे। तो जब उसी रास्ते पे लगे हैं तो ये सब रिजल्ट तो आएंगे। और आप देखिए, सत्ता इकराम से चलती है, ठनक से चलती है, शासन हनक से चलता है। अब वो शासन यूपी में हनक से चलने का बहुत दिन के बाद आया है। 2017 में पहली बार यूपी में इस तरह की सरकार आई जिसने कभी भी माफियाओं को, गुंडों को प्रश्रय नहीं दिया। एक काम करने वाली सरकार आई। 17 के पहले हम लोग कहते थे कि बिहार के रोड यूपी से 100 गुना बेहतर हैं, थे भी। लेकिन 17 से 22 के बीच में 2-2 एक्सप्रेसवे आ जाना, सारे रोड की गुणवत्ता सुधारना, 24 घंटे बिजली रहना, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर काम जितना योगी जी ने किया है वो इसलिए कर पाए क्योंकि एक विल है। पैसे कमाने की विल नहीं है, लेकिन कुछ काम करने की विल है। इतना बड़ा स्टेट होके कोरोना को कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन करना, तो यूपी बिहार अगर सुधर के रहे तो आधा हिंदुस्तान सुधर जाता है, क्योंकि सारी गंदगी यहीं पे है। यहीं से गंदगी निकल के पूरे देश को गंदा करती है। लेकिन आप बिहार में देखिए ना, नीतीश बाबू के तेवर कैसे बदले हुए हैं। पता नहीं कितनी बार वो यू टर्न मार चुके हैं, उन्हें खुद भी याद नहीं होगा आज की तारीख में। तो वो तो पीएम थे, पीएम है, पीएम रहेंगे। पलटी मार आज से लेकिन सबसे पहली पलटी मारी उन्होंने 1994 में, जब लालू यादव को छोड़ के जनता दल छोड़ के आए, समता पार्टी बनाई, फिर बीजेपी को छोड़ा, दूसरी पलटी, फिर बीजेपी आरजेडी के साथ गए, तीसरी पलटी, फिर बीजेपी में आए, चौथी पलटी, फिर बीजेपी को छोड़ा। तो ये पीएम थे, पीएम है, पीएम रहेंगे। लेकिन ये देखिए कि वो भी काफी चिंतित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उनके अपने राज्य में वो बालू माफिया ने क्या किया है, एक पुलिस अधिकारी, महिला अधिकारी को किस तरह से घसीट कर उसका हाल किया है, कैसे वहां से 150 से आसपास जो ट्रक थे उनको छुड़ा लिया है। तो वो अपने राज्य को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में बहुत खामियां नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर, राष्ट्रीय खबर नहीं बन पाई। जिस दिन अतीक अहमद की मृत्यु हुई उसके अगले दिन बिहार में हुआ, जहरीली शराब पी के 27 लोग मर गए मोतिहारी में। 20 लोग का इलाज अभी भी चल रहा है। कोई और दिन होता तो मीडिया की सुर्खी लगातार दिन भर यही रहती, लेकिन चूंकि अतीक अहमद की हत्या हो गई थी तो मीडिया उधर व्यस्त था। लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा कोलोसल फेलियर कुछ नहीं हो सकता है, और इस पे नीतीश बाबू पे मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जिस कानून को आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं वैसे कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी के बावजूद आप 6.5 लाख केस कर चुके हैं। बिहार हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी दूसरे मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है। दिन भर सिर्फ बेल चलते रहता है शराबबंदी से जुड़े मामले में। 6.5 लाख लोगों पे केस हो चुके हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं। यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम पैरालाइज्ड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों लेके सारे मुकदमे को बैठा हुआ है, एक बार सुनवाई करता है फिर 6 महीना छोड़ देता है। हाई कोर्ट से सारे मुकदमे को मंगवा के सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गया है। सुप्रीम कोर्ट कल अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त करता है तो बिहार में 16 से लेकर 23, ये 7 साल में जितनी जहरीली शराब से मौत हुई है, क्या उसका जिम्मेदार आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगी? क्योंकि अगर निरस्त करना था तो पहले ही क्यों नहीं निरस्त किया? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सुप्रीम कोर्ट ही कहता है। कल सुप्रीम कोर्ट अगर इन कानूनों को निरस्त करता है तो क्या इन किलिंग्स का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा? मैं तो चाहूंगा कि आपका ये इंटरव्यू जजेस देखें और प्लीज शराबबंदी कानून पे जितना जल्दी हो सके अपना फैसला दें कि ये कानून सुपर फ्लॉप है। अभी तक 1.5 लाख करोड़ बिहार खर्च कर चुका है इस कानून को इफेक्टिव बनाने के लिए। कुल मिला के अगर आप रेवेन्यू और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे अभी तक 7 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे शराब देखने के लिए, 20 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए।
मतलब दोनों चीजें देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये विजन है हमारे नेताओं का। ऐसे नेताओं के विजन से बिहार अब आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार को नीतीश की जरूरत थी 2005 से 10 तक, उसके बाद बिहार को एक दिन नीतीश की जरूरत नहीं। जितना जल्दी नीतीश कुमार छोड़ेंगे उतना जल्दी बिहार के लिए अच्छा होगा। नीतीश कुमार तो अब यहाँ तक कह चुके हैं कि पीएम पद का उम्मीदवार तो उनको बनना ही नहीं है, बल्कि ये बातें तो तेजस्वी यादव उनके असिस्टेंट बनकर बोलते हैं मीडिया में। और अब तो हो सकता है कि मतलब जिस तरह के हालात लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में कभी भी तेजस्वी को वो कमान सौंप दें। आजकल तो वो इतने गलबैयां हो रहे हैं आरजेडी के साथ। एक जोक था यहाँ पे कि बिहार में दो व्यक्ति हैं, दोनों के अपने अपने सपने हैं। एक को पीएम बनना है, एक पीएम इन वेटिंग है, दूसरा सीएम इन वेटिंग है। आई लाइफ लॉन्ग इन वेटिंग ही रहेंगे, कंफर्मेशन कभी नहीं आएगा। वही हालत है दोनों का। एक पीएम इन वेटिंग रह जाएगा, एक सीएम इन वेटिंग रह जाएगा, और उसके चक्कर में बिहार इज इन वेटिंग। बिहार की जनता भी जागृत हो चुकी है, बदलाव अब निश्चित है। देखिए, डिजिटल क्रांति युग का फायदा ये होता है कि पहले आप समाचार को दबा सकते थे, प्रेस को मैनेज कर सकते थे, लेकिन आज इस मोबाइल क्रांति के युग में जहां हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर गांव में मोबाइल चल रहा है। बिहार में तो पूरे इंडिया के कंपैरिजन में देखिए तो प्रति पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मोबाइल स्मार्टफोन के बिहार में है। तो यहाँ पे आज की तारीख में न्यूज दबती नहीं है और परसेप्शन बन जाता है। तो यहाँ पे परसेप्शन बनते जा रहा है कि हर चीज में स्टेट फेल्ड हो चुका है कंप्लीटली। और सीएम को कोई मतलब है नहीं, वो शाम में भूंजा उंजा खा के अपना फिर ठीक हो जाते हैं। दिन भर कहीं उद्घाटन करना हो कराए, बाकी काम धाम से कोई मतलब नहीं। It's an unchallenged bureaucracy, uninterested judiciary, and a senile CM. This sums up Bihar. लेकिन ख्वाब ये सब लोग पूरा विपक्ष मिलकर ये देख रहा है कि 2024 में मोदी को हटा देंगे। इस तरह से हटाएंगे? नहीं, ख्वाब तो फन्ने खा के हैं। ख्वाब देखने में भी आप रोक लगाइएगा। मोदी हटाने का तो सपना देखने दीजिए, उसे वही लोग को ऊर्जा देता है, हेमोग्लोबिन देता है। ना नैरेटिव है, ना विजन है कि कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे कि मोदी हटेगा। 17 सीट पे बिहार में लड़ने की औकात नहीं है, चले आप मोदी को हटाने, तो ठीक है हटाइए। हर जगह तो इनसे बीजेपी ही लड़ रही है। इनकी समस्या ये है ना, ये लोग अलायंस कहाँ से करेंगे? क्या अखिलेश यादव दे देंगे कांग्रेस को 30 सीट लड़ने के लिए यूपी में? बहन जी को 30 सीट देंगे, खुद 20 पे लड़ेंगे? या लालू यादव दे देंगे कांग्रेस को 10 सीट? कोई कुछ नहीं देने वाला जी। लोग महालालची स्वार्थी आदमी है, उन्हीं का कुनबा अभी से चल रहा है साथ में। अच्छा है, मोदी जी का भाषण का मैं इंतजार कर रहा हूँ, 15 अगस्त को क्या भाषण देंगे वो। 2023 में मोदी के भाषण का सबको इंतजार रहेगा कि भाई आपने 2018 में कहा था कि एक टर्म और दो सबको जेल के अंदर भेज देंगे। तब तो 2023 अगले चुनाव के पहले का अंतिम भाषण होगा, उसके बाद 24 से अगला शुरू होगा। तो देखिए अगस्त के पहले कितनी कार्रवाई होती है, देश इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और देश इंतजार कर रहा है कि ये जो केजरीवाल साहब है इनका क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 8-10 दिन में उनका खेल होने वाला है। ईडी के शिकंजे में वो चढ़ने वाले हैं। देखिए केजरीवाल किसी स्तर तक जा सकते हैं। जब चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरवाले का सहारा ले लिया पंजाब में, तो ये व्यक्ति किसी भी स्तर तक जा सकता है। इसलिए कितना गिरेंगे इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकती है, ना मैं कर सकता हूँ। वो हम लोग को पता चलेगा कि गिरने का नया नया पैरामीटर्स क्या सेट हो रहा है। जब विधानसभा को इस्तेमाल कर लिया मनोहर कहानियां के लिए, तो बाकी क्या बचा? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाकर जिस तरह का ड्रामा किया है विधानसभा में, वो वाकई शर्मसार करने वाला है। और मुझे तो याद आ रहा है वो असम के सीएम के लिए भी जब उन्होंने विधानसभा के अंदर ही कहा था कि उनके ऊपर भी एफआईआर है, तो उन्होंने कहा था कि असम आकर या बाहर आकर, विधानसभा से बाहर आकर बोल के दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। लेकिन जब असम गए थे गुवाहाटी में, तब बिल्कुल तेवर बदले हुए थे अरविंद केजरीवाल के। वहां चू नहीं की थी उन्होंने हिमंता को लेकर। तो वो बाहर निकल के नहीं बोलेंगे हिमंता, वो जानते हैं फिर से माफी मांगना पड़ जाएगा हिमंता की तरफ से। स्मार्टफुली प्ले कर रहे हैं ना, उन्होंने समझ में आ गया कि विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी मिली रहेगी हमें, संविधान की सिक्योरिटी है, इम्यूनिटी है हाउस की, तो उस हाउस की इम्यूनिटी का अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से चलना लगा हर स्टेट में और लोकसभा राज्यसभा में कि हाउस की इम्यूनिटी का मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप सोचिए इस देश को बनाना, कंट्री बनने में कितना देर लगेगा। और ऐसे ऐसे लोग देश की सत्ता पे बैठ जाएं, तो हम जो आज भारत को करेंगे विश्व गुरु बनने के अग्रसर है हम लोग,
पक्का हम लोग सॉलिड विश्व गुरु बन जाएंगे। इसलिए जनता को बहुत जरूरी है कि ऐसे ऐसे लोगों को बहुत दूर रखें सत्ता से। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल तो वाकई एक, पहले वो खुद ही कहा करते थे कि हम तो अनार्किस्ट हैं, हम तो अराजक तत्व हैं, तो अब उन्होंने अपनी अराजकता का एक नमूना विधानसभा के अंदर दिखाई दिया है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा शातिर खिलाड़ी होता है या बहुत कौवा होता है वो कहाँ गिरता है, ये कहावत भी हमको और आपको पता है, मैं उस शब्द का नाम नहीं लेना चाहती। तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल का अंजाम क्या होता है। आजकल वो जितने फुदक रहे हैं, जरूर वो किसी डर के मारे ये सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपने विस्तार से मनीष जी, वो मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन ने बगल वाला कमरा रिजल्ट साफ ऑफ करवा दिया है। और ये खबर पहुंच ही गई होगी अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि दिल्ली की जेलें तो उनके अंडर ही आती है, तिहाड़ भी उनके अंडर ही आता है, तो उनको एक खबर मिल ही गई होगी कि ऐसा हो गया। कुछ किताब उताब भी चाहिए थी, उसका ऑर्डर प्लेस किया गया, सब आ जाएगा 10 दिन में, सब दुरुस्त हो जाएगा मुझे लगता है। तो अगले 10 दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं। आपने ये जो तमाम जानकारी आम आदमी पार्टी को लेकर, देश के राजनीतिक हालात को लेकर जो मेरे दर्शकों के साथ शेयर की है डॉक्टर अजय, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।